सोचिए, एक ऐसा शहर जहां लाखों लोग रहते थे, लेकिन एक खौफनाक भूकंप के बाद सिर्फ एक ही बिल्डिंग खड़ी रह जाती है। शुरुआत में ये बिल्डिंग उन लोगों के लिए उम्मीद की आखिरी किरण लगती है, लेकिन जल्द ही यही उम्मीद एक जंग में बदल जाती है, क्योंकि बाहर हजारों लोग भूख, ठंड और मौत से बचने के लिए इस बिल्डिंग पर कब्जा करना चाहते हैं, और अंदर रहने वाले लोग अपनी जिंदगी बचाने के लिए हर मुश्किल फैसला लेने पर मजबूर हो जाते हैं। लेकिन असली खतरा सिर्फ बाहर नहीं था, बल्कि उन लोगों के अंदर भी पैदा हो रहा था जो कल तक एक दूसरे के साथ रह रहे थे। भूख, डर और जिंदा रहने की जंग इंसानियत का असली चेहरा सामने ले आती है। आखिर क्या ये लोग इस तबाह शहर में जिंदा रह पाएंगे या फिर अपनी ही बनाई हुई दुनिया के शिकार बन जाएंगे? आइए जानते हैं इस जबरदस्त सर्वाइवल मूवी की पूरी कहानी। इस मूवी की शुरुआत कोरिया के एक शहर सियोल से होती है, जहां रहने के लिए अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स काफी ज्यादा मशहूर हो रहे थे। असल में ये सब बहुत से लोगों के बिजनेस के साथ साथ लोगों को अपना घर खरीदने का मौका भी देते थे, ताकि उन्हें एक हेल्दी लाइफस्टाइल मिल सके। इसलिए बहुत से लोग अपना लिविंग स्टैंडर्ड अपग्रेड करने के लिए इन बिल्डिंग्स में मौजूद अपार्टमेंट खरीदने लगे। लेकिन फिर एक दिन वहां भूकंप आ जाता है और सब कुछ तबाह होने लगता है। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हम एक अपार्टमेंट में एक कपल को सोते हुए देखते हैं, जिनमें लड़के का नाम सियोंग और लड़की का नाम मियोंग था। अचानक सियोंग उठकर अपने अपार्टमेंट की बालकनी की खिड़की के पास आता है तो उसे पता चलता है कि शहर में मौजूद सारी सड़कें और बिल्डिंग्स तबाह हो चुकी थीं। लेकिन खुशकिस्मती से सिर्फ उनकी ही बिल्डिंग बाकी बची थी। जब वह नीचे आता है तो बिल्डिंग के रेजिडेंट्स इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि उन्हें अब क्या करना चाहिए। बिल्डिंग के कुछ स्टाफ मेंबर्स उन्हें संभालने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि वहां ठंड लगातार बढ़ती जा रही थी और गैस और पानी न होने की वजह से सभी लोग काफी ज्यादा परेशान थे। लेकिन मैनेजमेंट के लोग उन्हें बताते हैं कि जनरेटर चालू करने में अभी काफी समय लगेगा। सियोंग जब कुछ जरूरी सामान लेकर वापस अपने अपार्टमेंट में आता है तो उसकी पत्नी घर में पहले से मौजूद खाने पीने की चीजों का हिसाब लगा रही थी, जिससे उन्हें पता चलता है कि वे इन चीजों के सहारे सिर्फ एक हफ्ते तक ही जिंदा रह सकते हैं। मियोंग उसे उसके पापा के पास जाने के लिए कहती है, लेकिन सियोंग मना कर देता है, क्योंकि वहां जाना बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता था। दूसरी तरफ हम अपार्टमेंट के बाहर का नजारा देखते हैं, जहां चारों तरफ बहुत सारी लाशें बिखरी पड़ी थीं और तबाह हुई इमारतों से बचे हुए लोग उसी एक बिल्डिंग की तरफ आ रहे थे। रात को उस कपल के अपार्टमेंट का कोई दरवाजा खटखटाता है। सियोंग जैसे ही दरवाजा खोलता है तो एक महिला उससे अपने बच्चे की मदद करने की गुजारिश करती है, जो ठंड की वजह से जमता जा रहा था। लेकिन सियोंग उसकी मदद करने से मना कर देता है। वो महिला उनसे कहती है कि उनके अलावा किसी ने भी अपना दरवाजा नहीं खोला। जब मियोंग को इस बारे में पता चलता है तो वह तुरंत उस महिला और उसके बच्चे को अंदर ले आती है। फिर वे दोनों उन्हें एक कमरे में सोने की इजाजत दे देते हैं। अगले सीन में सियोंग रिसेप्शन पर जाता है, जहाँ कुछ लोग जरूरी सामान बेच रहे थे। वहाँ वे सियोंग से पैसे लेने से मना कर देते हैं, क्योंकि उन्हें बदले में गैस लाइटर और पानी चाहिए था। तभी एक आदमी उससे बैटरी के बदले खाने पीने का सामान ले लेता है। यह देखकर सियोंग भी अपनी घड़ी देकर खाने पीने का सामान खरीद लेता है। अपने अपार्टमेंट की तरफ जाते हुए सियोंग देखता है कि कॉरिडोर बाहर से आए लोगों से भर चुका था और वहाँ कुछ लोग आपस में लड़ रहे थे, क्योंकि एक बाहरी आदमी ने अपार्टमेंट के मालिक की कोई चीज चुरा ली थी। दूसरी तरफ मियोंग उस बच्चे को वॉकी टॉकी चलाना सिखा रही थी। तभी वहाँ सियोंग आता है और सीधे अपने अपार्टमेंट में चला जाता है। मियोंग उसके पीछे जाती है। सियोंग उसके लिए पीचेस लेकर आया था, लेकिन मियोंग उससे कहती है कि उन फलों में से उस महिला और उसके बच्चे को भी हिस्सा दे देना चाहिए। लेकिन सियोंग मना कर देता है और कहता है कि ये सिर्फ उसके लिए हैं। तभी वह महिला आकर उनसे कुछ पूछने लगती है और अब उनके पास उन पीचेस को बांटने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। जैसे जैसे दिन गुजरते हैं, मौसम और भी ज्यादा ठंडा होता जाता है और बाहर से आने वाले लोगों की संख्या भी धीरे धीरे बढ़ने लगती है। तभी उन्हें वहाँ कुछ लोग लड़ते हुए दिखाई देते हैं, जिसकी वजह से मियोंग उस घायल आदमी को देखने चली जाती है, क्योंकि वह एक नर्स थी। तभी उस अपार्टमेंट से धुआं निकलना शुरू हो जाता है और देखते ही देखते वह अपार्टमेंट आग की चपेट में आ जाता है। लेकिन तभी वहाँ युंगटक नाम का एक आदमी फायर एक्सटिंग्विशर लेकर पहुँचता है और आग बुझाने की कोशिश करता है, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाता। इसलिए वह तुरंत इमरजेंसी होज पाइप लाने के लिए वापस जाता है और उसे सियोंग को दे देता है, जो आग से लड़ने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वह उसे संभाल नहीं पाता। इसलिए युंगटक खुद अंदर जाकर आग बुझाने में कामयाब हो जाता है। इसके बाद सभी लोग युंगटक को हीरो मानते हुए उसका धन्यवाद करते हैं। फिर वे लोग एक मीटिंग बुलाते हैं, जिसमें बिल्डिंग के सभी रेजिडेंट्स को बुलाया जाता है, क्योंकि गुआम सब चीजों को व्यवस्थित करना चाहती थी। जल्द ही इस बात पर बहस शुरू हो जाती है कि बाहर से आए लोगों के साथ क्या किया जाए। मियोंग सुझाव देती है कि सभी को साथ रहने का कोई समाधान ढूंढना चाहिए, लेकिन बहुत से लोग उसकी बात से सहमत नहीं होते। गुआम उन्हें बताती है कि इनमें से ज्यादातर लोग सामने वाली
दूसरी बिल्डिंग से आए हैं और पहले ये लोग इन्हें मिडिल क्लास होने की वजह से नीचा दिखाया करते थे। साथ ही वह यह भी बताती है कि उनके पास मौजूद जरूरी सामान भी अब खत्म होने वाला है। अब क्योंकि युंगटक एक सिविल सर्वेंट था, इसलिए उससे सलाह मांगी जाती है। वह सुझाव देता है कि इन सभी समस्याओं को सुलझाने के लिए एक तरह का संगठन बनाया जाना चाहिए, जिसमें सभी लोग संकट के समय बेहतर तरीके से काम कर सकें। इसके लिए सबसे पहले उन्हें अपना एक लीडर चुनना था, इसलिए सभी लोग युंगटक को उसकी बहादुरी की वजह से अपना लीडर चुन लेते हैं और बाकी सभी भी इस फैसले को स्वीकार कर लेते हैं। जिसके बाद उस ग्रुप को सबसे पहले ये फैसला करना था कि वे आउटसाइडर्स को यहाँ से निकालें या नहीं, और इसके लिए वे सीक्रेट वोटिंग का तरीका अपनाते हैं, जहाँ सभी लोग बारी बारी जाकर एक बोर्ड पर सफेद या काला पत्थर रखते हैं। वोटिंग का समय खत्म होने के बाद जब वे वोटों की गिनती करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ज्यादातर लोगों ने आउटसाइडर्स को वहाँ से निकालने के पक्ष में वोट दिया था। जिसके बाद वे सभी मिलकर इसकी प्लानिंग करने लगते हैं। शाम को मियोंग सियोंग से पूछती है कि उसने कौन सा रंग चुना था, लेकिन सियोंग उसके सवाल को नजरअंदाज करने लगता है। तभी वहाँ वह बच्चा आ जाता है जो मियोंग को वॉशरूम ले जाने के लिए कहता है। जब मियोंग वहाँ से चली जाती है तो सियोंग अपनी चोटों को देखता है, जिन्हें देखकर उसे उस समय की याद आने लगती है जब भूकंप अभी उनके घर तक नहीं पहुँचा था। वही जगह थी जहाँ भूकंप ने सबसे पहले हमला किया था। वहाँ वह और एक दूसरा आदमी मिलकर एक ट्रक को धक्का देने की कोशिश कर रहे थे ताकि उसके नीचे फंसी एक औरत को बचाया जा सके। लेकिन जैसे ही भूकंप उनकी तरफ बढ़ने लगता है सभी लोग वहाँ से भाग जाते हैं। सियोंग एक कार में छिप जाता है और उसी कार से उस औरत को मरते हुए देखता रहता है। भूकंप के झटकों से उसकी कार भी बुरी तरह हिलती है, लेकिन सीट बेल्ट की वजह से उसकी जान बच जाती है। वर्तमान समय में युंगटक सियोंग को एंटी क्राइम फोर्स का लीडर बनने के लिए कहता है, क्योंकि कुछ समय पहले वह मिलिट्री सर्विस भी कर चुका था। इसके बाद टुक और गुआन उन सभी लोगों को इकट्ठा करते हैं जिन्होंने मिलिट्री ट्रेनिंग ले रखी थी। वे उन्हें अगली सुबह एक जगह जमा होने के लिए कहते हैं। साथ ही उन्हें कुछ हथियारों की भी जरूरत थी ताकि कोई भी आउटसाइडर उनका विरोध न कर सके, लेकिन वे पहले ही साफ कर देते हैं कि किसी को भी मारना नहीं है। तभी एक आदमी जिसका नाम दोक्यून था उन्हें बताता है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वह यह काम छोड़ने का फैसला करता है। यह सुनकर बाकी लोग उसे जज करने लगते हैं। अगले सीन में हम सियोन को देखते हैं जो हथियार के लिए एक लोहे की रॉड उठा लेता है। यह देखकर मियोन काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। दूसरी तरफ युंगटक अपनी माँ को देखने के बाद एंटी क्राइम फोर्स को ज्वाइन कर लेता है। वहीं गुआन किसी तरह सभी आउटसाइडर्स से बाहर जाने के लिए कहती है। यहाँ मियोन भी उस महिला और उसके बच्चे को अलविदा कहती है। जब सभी आउटसाइडर्स बाहर चले जाते हैं तो टास्क फोर्स के सदस्य हथियार लेकर उनके सामने आ जाते हैं। तभी टुक ऐलान करता है कि अब वे लोग यहाँ नहीं रह सकते। ये सुनते ही सभी लोग शिकायत करने लगते हैं, क्योंकि कम तापमान की वजह से वे ठंड में जमकर मर सकते थे। जबकि उस बिल्डिंग में अभी भी कुछ अपार्टमेंट खाली पड़े थे। तभी उन्हें पता चलता है कि डिस्ट्रिक्ट कांग्रेसमैन भी उसी भीड़ में मौजूद था। वह आखिरी बार सभी को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन तुक पर उसकी बातों का कोई असर नहीं होता और वह उसे भी पीछे धक्का दे देता है। यह देखकर एक आदमी बाकी लोगों से कहता है कि ये लोग सरकार की बेइज्जती कर रहे हैं, इसीलिए वह सभी को अंदर जाने के लिए उकसाता है, जिसकी वजह से वहाँ अफरा तफरी मच जाती है। इसके बाद टास्क फोर्स उन लोगों को अंदर जाने से रोकने लगती है, लेकिन भीड़ इतनी जोर से धक्का देने लगती है कि कांच टूटने लगते हैं, जिसकी वजह से टास्क फोर्स के कई सदस्य नीचे गिर जाते हैं और कुछ आउटसाइडर्स उन पर हमला भी कर देते हैं। कुछ देर की संघर्ष के बाद वे आउटसाइडर्स को बाहर निकालने में कामयाब हो जाते हैं। इसी दौरान टुक भी घायल हो जाता है, लेकिन जब वे हथियारों का इस्तेमाल करके उन्हें बाहर निकाल देते हैं तो तुक उन लोगों पर जोर जोर से चिल्लाने लगता है। उसी दौरान उसके सिर से खून भी बह रहा था। तभी अपार्टमेंट के लोग ऊपर से पत्थर फेंकने लगते हैं, जिसकी वजह से आउटसाइडर्स को वहां से भागना पड़ता है। यह देखकर सभी लोग जश्न मनाने लगते हैं, लेकिन मियोंग इस सब से बिल्कुल खुश नहीं थी। आने वाले दिनों में सभी लोग मिलकर उस बिल्डिंग के टूटे हुए हिस्सों को दोबारा बनाने लगते हैं। साथ ही वे अपने पास मौजूद सामान भी आपस में बांटने लगते हैं। वे पूरे कॉम्प्लेक्स के चारों तरफ एक गेट भी बना देते हैं ताकि कोई भी आउटसाइडर उनकी टेरिटरी में दाखिल न हो सके। इसके बाद गुआन कुछ नए नियम घोषित करती है। केवल बिल्डिंग के रेजिडेंट्स ही वहां रहेंगे। किसी को भी अपनी मर्जी से बिल्डिंग से बाहर या अंदर आने जाने की इजाजत नहीं होगी, ताकि कोई मुसीबत न आए। राशन सभी को उनके योगदान के हिसाब से दिया जाएगा, ताकि हर कोई ज्यादा से ज्यादा काम करे और कोई भी आलसी न बने। वहीं पानी की कमी की वजह से सभी को प्लास्टिक बैग इस्तेमाल करने के लिए कहा जाता है। एंटी क्राइम फोर्स का काम सुरक्षा बनाए रखना था, जिसमें 16 साल से ज्यादा उम्र का कोई भी व्यक्ति शामिल हो सकता था। राशन फोर्स सभी लोगों में सामान बराबर बांटती थी। मेंटेनेंस फोर्स मरम्मत का काम करती थी, जबकि मेडिकल फोर्स घायल लोगों का इलाज करती थी। सभी लोग मिलकर काम कर रहे थे और काफी
खुश भी थे। धीरे धीरे उनकी रहने की जगह पहले से बेहतर होती जा रही थी, लेकिन जब उनकी सप्लाई कम होने लगी तो सियोंग कुछ लोगों के साथ अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स से बाहर निकलता है ताकि शहर के खंडहरों में जाकर कुछ जरूरी सामान ढूंढ सके। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते हैं उन्हें वहाँ बहुत सारी लाशें दिखाई देती हैं। उन्हीं में डिस्ट्रिक्ट कांग्रेसमैन की लाश भी शामिल थी। दूसरी तरफ अपार्टमेंट में मौजूद लोगों को दूर से एक धमाके की आवाज सुनाई देती है, लेकिन सियोंग और उसका ग्रुप सुरक्षित वापस लौट आते हैं। वे कुछ खाने का सामान तो ले आते हैं, लेकिन उसमें से ज्यादातर खराब हो चुका था। इसके बाद सियोंग का ग्रुप एक एक बिल्डिंग की तलाशी लेने निकलता है, लेकिन जो भी बिल्डिंग उन्हें खड़ी हुई मिलती उसके अंदर उन्हें सिर्फ लाशें ही दिखाई देती थीं, और यह सब इंसानों की आपसी हिंसा की वजह से हुआ था। यानी बहुत से लोग भूकंप से तो बच गए थे, लेकिन एक दूसरे से लड़ते हुए ही मारे गए थे। वे लोग कभी कभी अपने साथ खाने पीने का सामान भी ले जाते थे, लेकिन उनके पास राशन की हमेशा कमी रहती थी। उस रात जब वे बाहर गए हुए थे तो युंगटक और सियोंग आपस में बात करने लगते हैं। सियोंग युंगटक से कहता है कि उन्हें यह सब सहने का एक दिन जरूर इनाम मिलेगा। वह उसे यह भी बताता है कि पिछले साल मियोंग का मिसकैरेज हो गया था और इसी वजह से वह बच्चों का इतना ज्यादा ख्याल रखती है। इधर मियोंग को दूसरी बिल्डिंग की बालकनी में वही बच्चा दिखाई देता है जिसके पास अभी भी वॉकी टॉकी था, इसलिए वह जल्दी से अंदर आकर अपना वॉकी टॉकी ढूंढती है और बच्चे से बात करने लगती है। तभी उसे पता चलता है कि डोगर ने उसकी माँ को अपने अपार्टमेंट में छिपा कर रखा हुआ था। दूसरी तरफ सियोन की टीम को एक टनल मिलती है जिसके रास्ते वे एक नई जगह पहुंच जाते हैं। वहाँ उन्हें एक ग्रोसरी स्टोर भी मिल जाता है। जैसे ही वे उसके अंदर जाने की कोशिश करते हैं तभी दुकान का मालिक बाहर आकर उन पर अपनी बंदूक तान देता है और उन्हें वहाँ से चले जाने के लिए कहता है। तुक जब उससे बात करने की कोशिश कर रहा था तभी पीछे से सियोंग दुकान के मालिक पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से गलती से गोली चल जाती है और उनकी टीम के एक सदस्य को लग जाती है। इसके बाद वे लोग उससे बंदूक छीन लेते हैं। ये देखकर तुक गुस्से में उसे पीटने लगता है। अब सभी लोग स्टोर के अंदर चले जाते हैं और खाने पीने के सामान के साथ साथ छोटे छोटे पप्पियों को भी अपने साथ ले लेते हैं। वहाँ से जाते समय सियोंग को दो बच्चे अपने पिता की लाश के पास रोते हुए दिखाई देते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि अपार्टमेंट के लोग न्यू ईयर पार्टी आयोजित करते हैं। कुछ देर बाद वे अंधेरे में किसी को अपनी तरफ आते हुए देखते हैं, जिससे सभी काफी डर जाते हैं, लेकिन वह सिर्फ एक लड़की हेवॉन थी जो पहले अपने माता पिता के साथ यहीं रहती थी। उसका अपार्टमेंट टुक के अपार्टमेंट के बगल में था, लेकिन वह टुक को पहचान नहीं पाती। जब उन्हें हेवॉन के वहाँ रहने का सबूत मिल जाता है तो वे उसे बाकी लोगों से मिलवाते हैं। सभी लोग उसका गर्मजोशी से स्वागत करते हैं, जिसके बाद पार्टी फिर से शुरू हो जाती है। टुक वहाँ गाना गाने लगता है। तभी उसे अपना अतीत याद आने लगता है और हमें पता चलता है कि टुक का असली नाम सिबियोंग था। वह एक टैक्सी ड्राइवर था। भूकंप आने से पहले वह एक अपार्टमेंट में घुस गया था जो असली युंगटक का था। युंगटक एक ऐसी संस्था के लिए काम करता था जो लोगों के साथ स्कैम करके उन्हें लूटा करती थी। सिबियोंग भी उन्हीं लोगों का एक शिकार था। वह वहाँ अपने पैसे वापस लेने आया था, लेकिन जब युंगटक उसकी मदद करने से मना कर देता है तो सिबियोंग उस पर हमला कर देता है। इसी दौरान युंगटक उसे चाकू मार देता है, लेकिन सिबियोंग हार नहीं मानता और उसे नीचे गिराकर मार डालता है। ये सब देखकर युंगटक की बुजुर्ग माँ सदमे से लकवाग्रस्त हो जाती है। इसके बाद सिबियोंग के पास उसकी पत्नी और बेटी का फोन आता है। वे उस पर चिल्ला रही थी क्योंकि कर्ज वसूलने वाले लोग उनके घर का सारा सामान ले जा रहे थे। उसी समय वहाँ भूकंप आ जाता है। क्योंकि उसकी पत्नी पहले ही उससे नफरत करने लगी थी, इसलिए सिबियोंग वहीं युंगटक की पहचान अपनाकर रहने का फैसला कर लेता है। वर्तमान समय में जब सभी लोग अपना साप्ताहिक राशन लेने के लिए इकट्ठा होते हैं तभी वहाँ बहस शुरू हो जाती है, क्योंकि वह राशन एक हफ्ता निकालने के लिए काफी नहीं था। साथ ही एंटी क्राइम फोर्स को बाकी लोगों से ज्यादा राशन दिया जा रहा था, इसलिए कुछ लोगों को यह बात बिल्कुल ठीक नहीं लगती। साथ ही वह एंटी क्राइम फोर्स पर हत्या करने का आरोप भी लगाता है। यह बात मियोंग भी सुन लेती है। तभी गुआन उनसे कहती है कि अगर उन्हें यह सब ठीक नहीं लगता तो वे यहाँ से जा सकते हैं। अगले सीन में मियोंग सियोंग से पूछती है, क्या तुमने भी किसी का मर्डर किया है? सियोंग उसे एक घटना के बारे में बताता है। वह कहता है कि वह आदमी मरा नहीं था, लेकिन मियोंग उसकी हिंसा वाली कहानी सुनकर उस पर गुस्सा करने लगती है। साथ ही उसे दोबारा बाहर जाने से भी मना कर देती है। इसके बाद वह कुछ जरूरी सामान लेकर डोगर को दे आती है ताकि वह आउटसाइडर्स की मदद कर सके। दूसरी तरफ टुक हीटर देने के बहाने हेवॉन के पास आता है। वह उससे पूछता है कि क्या वह उसकी माँ को जानती है। जब हेवॉन कहती है कि हाँ वह उन्हें जानती है तो यह सुनकर टुक का व्यवहार अचानक बदल जाता है। वह उसे धमकी भरे लहजे में पूछता है, क्या तुम्हें मैं याद आ गया हूँ? अपनी सुरक्षा के लिए हेवॉन झूठ बोल देती है कि हाँ उसे सब याद आ गया है। कुछ समय बाद हेवॉन अपनी चोट मियोंग से दिखवाती है। तब
तभी मियोंग उससे पूछती है कि बाहर की दुनिया कैसी है। हेवॉन बताती है कि बाहर की दुनिया अब पूरी तरह नरक बन चुकी है। साथ ही स्टेशन के पास एक ग्रुप होने की अफवाह फैली हुई है जो अपने पास आने वाले हर इंसान का ख्याल रखता है। वहाँ मौजूद एक महिला उसकी बात पर टिप्पणी करने लगती है। तब हेवॉन कहती है कि उनके पास एक सुरक्षित शेल्टर भी है, लेकिन बाहर बहुत सारी लाशें पड़ी हुई हैं जिन्हें वे लोग नजरअंदाज कर रहे हैं। यह सुनकर वह महिला हेवॉन पर गुस्सा करने लगती है और उसे एहसान न मानने की वजह से रूड कहती है, क्योंकि वह तो वहाँ बहुत देर से आई थी। इतना ही नहीं, वह हेवॉन के पिता की भी बेइज्जती करने लगती है। यह सुनकर हेवॉन को गुस्सा आ जाता है और वह वहाँ से बाहर चली जाती है। जब मियोंग उसका पीछा करती है तो हेवॉन उसे बताती है कि यहाँ के सभी लोग पागल हो चुके हैं, क्योंकि टुक इस बिल्डिंग का असली रेजिडेंट नहीं है। वह तो उसके साथ अच्छा व्यवहार करती है, लेकिन बाकी लोगों के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं करता। तभी उन दोनों को लोगों के जोर जोर से चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। वहाँ जाकर वे देखते हैं कि एक रेजिडेंट की लाश पड़ी हुई थी। उसे आउटसाइडर्स ने मार दिया था जब वह अकेले ही गेट पार करने की कोशिश कर रहा था। साथ ही कातिल उसके खून से एक संदेश भी लिखकर गया था, जल्द ही तुम सबको इसकी कीमत चुकानी होगी। अब यह देखकर तुक को वह समय याद आ जाता है जब उसे शहर के खंडहरों में अपनी बेटी की लाश मिली थी। इसलिए वह तुरंत ऐलान करता है कि अब कॉम्प्लेक्स से बाहर जाने वालों के लिए नियम और भी सख्त होंगे। साथ ही गेट पर मौजूद गार्ड्स की संख्या भी बढ़ा दी जाएगी। उसी शाम टुक डोक्योन के अपार्टमेंट में जाता है और इधर उधर तलाश करने लगता है, जैसे वह हर चीज को ध्यान से चेक कर रहा हो। तभी उसे वहाँ वो महिला और उसका बच्चा मिल जाते हैं। तुक तुरंत उन्हें बिल्डिंग से बाहर निकाल देता है। साथ ही नियम तोड़ने की वजह से डोक्योन को सजा देता है। बाकी लोग भी यह सब देख रहे थे, लेकिन कोई भी इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाता। इसके बाद टुक सियोंग को बताता है कि इस सब में उसकी पत्नी भी शामिल थी। अगले सीन में हम सियोंग को मियोंग पर गुस्सा करते हुए देखते हैं, क्योंकि उसकी वजह से वे दोनों किसी बड़ी मुसीबत में पड़ सकते थे। लेकिन मियोंग उसकी बातों की परवाह नहीं करती और उसे बताती है कि टुक इस बिल्डिंग का असली रेजिडेंट नहीं है, लेकिन उसके पास इसका कोई सबूत नहीं था, इसलिए सियोंग उसकी बातों पर यकीन नहीं करता। इसके बाद वह टुक के पास जाकर उससे माफी मांगता है। टुक भी उसे माफ कर देता है और पहले की तरह मेहनत करते रहने के लिए कहता है। अगले ही दिन से एंटी क्राइम फोर्स और भी सख्त हो जाती है। वे हर अपार्टमेंट की तलाशी लेने लगते हैं। अगर उन्हें कहीं कोई आउटसाइडर मिल जाता तो वे उसे बाहर निकाल देते और उस अपार्टमेंट पर निशान लगा देते। इधर मियोंग डोक्योन के लिए छिपकर दवा लेकर आती है, लेकिन डोक्योन उसके लिए कोई मुसीबत खड़ी नहीं करना चाहता था, इसलिए वह दवा लेने से मना कर देता है। जब पूरी बिल्डिंग की सफाई का काम खत्म हो जाता है तो तुक सभी नियम तोड़ने वालों से माफी मांगने के लिए कहता है, लेकिन तभी डोक्योन बालकनी में दिखाई देता है। वह कहता है कि यह सब बिल्कुल गलत है और इतना कहकर बालकनी से छलांग लगा देता है। जब उसकी लाश का अंतिम संस्कार किया जा रहा था तभी वहाँ एक छोटा सा भूकंप आता है, जिसकी वजह से पास की एक बिल्डिंग में दरार पड़ जाती है और पानी का टैंक टूट जाता है। इससे आखिरकार उनके पानी की समस्या हल हो जाती है। जब सभी लोग इस बात का जश्न मना रहे थे तभी मियोंग हेवॉन के पास आती है और उससे तुक के बारे में सब कुछ बताने के लिए कहती है। उधर ग्वान तुक के पास आकर कहती है कि पानी की समस्या तो खत्म हो गई है, लेकिन अब उनका खाना लगभग खत्म होने वाला है, इसलिए तुक खाने की तलाश के लिए एक नया ग्रुप तैयार करता है। इसी बीच हेवॉन और मियोंग को मौका मिल जाता है। वे हेवॉन के अपार्टमेंट की दीवार तोड़कर टुक के कमरे में पहुंच जाती हैं। दोनों हर जगह तलाश करती हैं, लेकिन उन्हें वहां कुछ भी नहीं मिलता, क्योंकि टुक सारे सबूत पहले ही मिटा चुका था। आखिर में हेवॉन उस बुजुर्ग महिला से टुक के बारे में पूछती है, लेकिन उसे भी कुछ नहीं पता होता, इसलिए वे दोनों वापस जाने लगती हैं। तभी हेवॉन की नजर वॉशिंग मशीन पर पड़ती है, जिसे टुक ने सील कर रखा था। जैसे ही वे उसे खोलती हैं, अंदर उन्हें असली युंगटक की लाश मिलती है, जिसे सिबियोंग ने मार दिया था। दूसरी तरफ इस बार सियोंग का ग्रुप पहले से भी ज्यादा दूर तक जाता है। वहाँ उन्हें एक पूरी तरह तबाह हो चुका फूड कोर्ट मिल जाता है। उसके अंदर जाने के लिए एक छोटा सा रास्ता था जो लाशों से भरा हुआ था, लेकिन सियोंग खुद अंदर जाने के लिए आगे आता है। लाशों को देखकर वह बुरी तरह डर जाता है। इसी दौरान उसे एक हाथ हिलता हुआ भी दिखाई देता है, फिर भी वह हिम्मत नहीं हारता और आखिर तक पहुंच जाता है, जहां उसे बहुत सारा खाने का सामान मिल जाता है। इसके बाद सभी लोग मिलकर वह सारा खाना बाहर निकालने लगते हैं। वापस लौटते समय सियोंग को एक हेयर क्लिप मिलती है, जिसे वह अपनी पत्नी के लिए
उठा लेता है, लेकिन तभी उसके ऊपर मलबे के जलते हुए टुकड़े गिरने लगते हैं। सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागते हैं, लेकिन इस हादसे में उनकी टीम का एक सदस्य मारा जाता है। इसके बाद वे लोग खाना और उस सदस्य की लाश लेकर वापस कॉम्प्लेक्स पहुंच जाते हैं। तभी पता चलता है कि वह गुआन का बेटा था। यह देखकर गुआन जोर जोर से रोने लगती है। अपने बेटे की रक्षा न कर पाने की वजह से वह तुक को थप्पड़ भी मार देती है, लेकिन तभी वहाँ हे वॉन आ जाती है और सभी लोगों को तुक की असली पहचान बता देती है। कुछ लोग वॉशिंग मशीन भी वहाँ ले आते हैं जिसमें असली युंगटक की लाश थी। यह देखकर सभी लोग घबरा जाते हैं और तुक से सच बताने के लिए कहते हैं। तभी तुक गुस्से में कहता है कि उसने इस कॉम्प्लेक्स के लिए अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा दी है और अगर वह न होता तो आज इनमें से कोई भी जिंदा नहीं होता। साथ ही वह यह भी बताता है कि उसके साथ धोखा हुआ था, इसलिए तकनीकी रूप से यह अपार्टमेंट उसी का है, लेकिन अब कोई भी उसका साथ देने के लिए तैयार नहीं था। तभी गुआन एक बार फिर उस पर चिल्लाने लगती है। यह देखकर बाकी लोग भी उसके खिलाफ हो जाते हैं और गुस्साई भीड़ उसे बाहर धक्का देने लगती है। तो किसी तरह वहाँ से भाग निकलता है और हेवॉन का पीछा करने लगता है। वह उसे धक्का देकर एक गड्ढे में गिरा देता है। तभी सियोंग बंदूक लेकर वहाँ पहुँचता है, लेकिन वह तुक पर गोली नहीं चला पाता। इसी का फायदा उठाकर तुक उससे बंदूक छीन लेता है, लेकिन उसी समय कॉम्प्लेक्स का गेट टूटने लगता है और आउटसाइडर्स बदला लेने के लिए अंदर घुस आते हैं। कुछ लोग उनसे लड़ने लगते हैं, जबकि टुक उन पर गोलियां चलाना शुरू कर देता है। ज्यादातर लोग वहां से भाग जाते हैं। मियोंग और सियोंग भी अपने अपार्टमेंट में छिप जाते हैं, लेकिन तभी एक आदमी वहां आकर सियोंग पर हमला कर देता है, जिससे वह बुरी तरह घायल हो जाता है। मियोंग उसकी मदद करने की कोशिश करती है, लेकिन वह आदमी उस पर भी हमला कर देता है। तभी सियोंग, जो थोड़ी देर में संभल चुका था, उस आदमी को मार देता है और अपनी पत्नी की जान बचा लेता है। इसके बाद दोनों तुरंत अपार्टमेंट से बाहर निकल आते हैं। वहाँ वे देखते हैं कि हर तरफ दंगे और मारकाट मची हुई है, इसलिए वे उस कॉम्प्लेक्स को छोड़कर वहाँ से चले जाने का फैसला करते हैं। तभी एक आदमी उस बिल्डिंग के अंदर बम फेंक देता है, लेकिन तुक तुरंत उसे उठाकर वापस बाहर फेंक देता है। बम उसी के ऊपर फट जाता है, जिसकी वजह से बहुत से लोग मारे जाते हैं। कुछ देर बाद हम तुक को देखते हैं, जो अभी भी जिंदा था और धीरे धीरे अपने अपार्टमेंट की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन जैसे ही वह वहाँ पहुँचता है उसकी मौत हो जाती है। कुछ लोग वहाँ आकर उसकी जेबें और सामान टटोलने लगते हैं। जल्द ही बहुत से लोग उस कॉम्प्लेक्स को छोड़कर वहाँ से निकलना शुरू कर देते हैं। इसी दौरान हम मियोंग और सियोंग को भी देखते हैं। वे रात बिताने के लिए एक टूटी हुई इमारत में छिपे हुए थे। तभी बारिश शुरू हो जाती है। सियोंग को बहुत तेज दर्द हो रहा था, लेकिन मियोंग के पास कोई दवा या जरूरी सामान नहीं था जिससे वह उसकी मदद कर सके। अगले दिन वे फिर से आगे बढ़ने लगते हैं और रास्ते में मिलने वाले दूसरे सर्वाइवर्स को नजरअंदाज कर देते हैं। रात होने पर इस बार वे एक चर्च में छिप जाते हैं। सोने से पहले सियोंग मियोंग को वही हेयर क्लिप देता है और उससे कहता है कि उसे इस बात की बहुत खुशी है कि उसने उससे शादी की। अगली सुबह जब मियोंग की आंख खुलती है तो खिड़की से आती रोशनी उसकी नजर पकड़ लेती है, लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि सियोंग की मौत हो चुकी थी। यह देखकर वह फूट फूट कर रोने लगती है। तभी सर्वाइवर्स का एक ग्रुप उसे देख लेता है और अपने साथ चलने के लिए कहता है। इसके बाद वह उनके साथ उसी स्टेशन पर पहुंच जाती है जिसके बारे में हेवॉन ने उसे बताया था। वहां पहुंचकर वह यह देखकर हैरान रह जाती है कि आउटसाइडर होने के बावजूद सभी लोग उसका बहुत अच्छे से स्वागत करते हैं। उसे रहने के लिए अलग जगह और खाने का सामान भी दिया जाता है। मियोंग अपने हिस्से का खाना देखकर सोचने लगती है कि अगर इंसान चाहे तो एक दूसरे के साथ हमेशा दयालु व्यवहार कर सकता है। इसी के साथ ये शानदार मूवी यहीं खत्म होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।